देखिए बच्चों, क्लास 10 सब्जेक्ट है नागरिक शासन। सब्जेक्ट है आपका नागरिक शासन और टॉपिक का नाम है भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो आज हम आपको भारतीय संघीय व्यवस्था की जो विशेषता है उसके बारे में ज्ञान कराएंगे। तो देखिए, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें संघीय व्यवस्था की गई है, ठीक है, एकीकृत संघवाद की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। हमारा जो भारत देश का शासन व्यवस्था है वो अन्य देशों के शासन से भिन्न है। हमारे भारत देश में दो प्रकार की सरकारें होती हैं, एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। और जो केंद्र सरकार है उसको अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, ठीक है, और उसको केंद्र सरकार को अधिक अधिकार भी दिए गए हैं। इसीलिए भारतीय संघ को या भारत संघ को एकीकृत संघवाद भी कहा जाता है। और देखिए, दूसरा है हमारे देश में सबसे पहले तो हो गया एकीकृत केंद्रीकृत संघवाद। केंद्रीकृत संघवाद, क्योंकि सरकारें हमारे यहाँ दो प्रकार की होती हैं, लेकिन जो केंद्र की सरकार होती है उसको अधिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, राज्य सरकारों की अपेक्षा। इसलिए हमारे देश की संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है केंद्रीकृत संघवाद, अर्थात केंद्र में जो सरकार होती है उसको अधिक अधिकार दिए गए हैं राज्य के अधिकारों की, राज्य के सरकार के अधिकारों की अपेक्षा। नंबर दूसरा है कठोर संविधान। नंबर 2 है कठोर संविधान। देखिए, जो हमारे संविधान जो संविधान दिया गया है, तो हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से कर दिया गया है और 3 सूचियां बनाई गई हैं। एक है केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। और तीनों सूचियों में विषय भी अलग अलग दे दिए गए हैं कि इतने विषय केंद्र सूची में है और इतने विषय राज्य सूची में है और इतने विषय समवर्ती सूची में है। तो केंद्र सूची में 97 विषय दिए गए हैं और राज्य सूची में 61 विषय दिए गए हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं, ठीक है। केंद्र सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। तो जो 97 विषय है केंद्र सूची के, उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है, अर्थात जो दिल्ली की सरकार है, मोदी की सरकार है, उसको अधिकार है, ठीक है। और जो राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं 61 विषय, उन पर राज्य की सरकारें जो होती है, हर राज्य में अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। तो राज्य में जो राज्य सरकारें होती हैं उनको उन 61 विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब तीसरी सूची आती है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं, जो 52 विषय दिए गए हैं, उनमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन ध्यान रखना कि अगर समवर्ती सूची में दिए गए किसी एक विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना रही है और उसी विषय पर राज्य सरकार भी कानून बना रही है और दोनों के कानूनों में विरोधाभास है, अर्थात अलग अलग ढंग से कानून बना रही है। केंद्र सरकार बना रही है, जैसे मान लीजिए शिक्षा है, शिक्षा आपका समवर्ती सूची में आता है, जो शिक्षा है वो आपका समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा के विषय में केंद्र सरकार कानून बना रही है और शिक्षा के विषय में ही राज्य सरकार कानून बना रही है, लेकिन दोनों के बनाए गए कानूनों में अंतर है, अर्थात दोनों के बनाए गए कानूनों में विरोधाभास है। तो जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून होगा वो मान्य होगा और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून अमान्य कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, ये होता है। तो हमारा जो संविधान है, तो हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता है, इसलिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करा करके 2/3 बहुमत से संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करा करके और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा उसको मंजूर कराया
ठीक है। इसलिए ये हमारे देश का जो संविधान है ये बहुत कठोर है, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही उसमें समय लगता है और बहुत ही उसमें क्रिया करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि साधारण ढंग से कोई चेंजमेंट हो जाए या साधारण ढंग से कोई कानून चेंज हो जाए। तीसरा है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था देखिए, हमारे देश में प्रारंभ में हमारे संविधान द्वारा शासकों को जो शासन था वो दो स्तरों पर था, केवल केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। लेकिन इसके बाद हमारे संविधान में संशोधन हुआ। ठीक है, एक संशोधन हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में। तो जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन हुआ था? 73वां और 74वां दो संशोधन हुए थे। ठीक है, 73वां और 74वां संशोधन कब हुए थे? 1993 ईस्वी में। जब ये संशोधन हुए तो इसमें क्या हुआ कि संशोधन के बाद पंचायत जो व्यवस्था थी वो उसको अलग कर दिया गया और नगरों की व्यवस्था थी वो नगर स्तर पर वो अलग कर दिया गया। तो वही लिखा है कि किंतु बाद में संविधान में संशोधन के बाद अब शासन के पंचायतों और नगर निगमों के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया है, अर्थात संघीय स्तर राज्य स्तर हो गया और एक क्या हो गया? स्थानीय स्तर हो गया, जिसमें आपकी नगर पंचायत आएंगी और नगर निगम आते हैं, जिसमें नगर पंचायत नगर निगम आते हैं और ग्राम पंचायत भी आती है। ठीक है, अब देखिए शक्तियों का बंटवारा नंबर 4। शक्तियों का बंटवारा। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि शक्तियों का बंटवारा भी कर दिया गया, 3 सूचियां बनाई गई है, उसी को बता रहा है इसमें कि शक्तियों का बंटवारा भी कर दिया। केंद्र सरकार को अलग शक्तियां दी गई है और राज्य सरकार को अलग शक्तियां दी गई है। ठीक है, जो केंद्र सरकार को शक्तियां दी गई हैं वो केंद्र सूची में दिया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सूची में जो दिया गया उसमें राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है और जो समवर्ती सूची में दिया गया होता है वो दोनों को बनाने का अधिकार होता है। लेकिन समवर्ती सूची में किसी विषय पर अगर दोनों सरकार कानून बनाती है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई अंतर है तो फिर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान होता है, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून मान नहीं होता है। इसमें यही लिखना है आपको, शक्तियों का बंटवारा। और हमारे देश में ध्यान रखना, एक ही न्यायपालिका है। क्या है? एक ही न्यायपालिका, एक न्यायपालिका। एक न्यायपालिका। तो हमारे देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, जो कि दिल्ली में स्थित है। हर राज्यों में अपना अपना राज्य उच्च न्यायालय है, लेकिन जो एक न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है जो कि दिल्ली में है। तो राज्य में संघवाद शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग व्यवस्थापिका भी है और कार्यपालिका भी है। व्यवस्थापिका मतलब संसद है देश में और विधानमंडल है कहाँ पर? राज्य में। और दोनों राज्यों में कार्यपालिका भी अलग होती है। कार्यपालिका अर्थात सरकार, देश की सरकार अलग होती है, राज्यों की सरकार अलग होती है, किंतु दोनों न्यायालयों के लिए एक ही है। मतलब दोनों न्यायालयों मतलब दोनों सरकारों के लिए एक ही न्यायालय है। ठीक है, अब ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि केंद्र और राज्यों के बीच जो झगड़ा हो उसका निपटारा किया जा सके। इसलिए जब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसका निपटारा करता है। शक्तिशाली न्यायपालिका होती है। संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फैसला उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगला है वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता। देखिए, वित्तीय स्वायत्तता तो सरकार को चलाने और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, केंद्र को पूरे देश में
कर लगाने और राज्य को अपने राज्य में कर लगाने और उस कर को वसूल करने, ठीक है, और उसको जमा करवाने का अधिकार होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और जो राज्य सरकारें होती हैं वो वित्तीय मामलों में क्या होती है, स्वतंत्र होती है, वित्तीय मामलों में स्वतंत्र होती है। ये है आपका केंद्रीय संघीय संघ व्यवस्था की विशेषता है, ठीक है। अब इसके लिए है कि आपको केंद्रीय जो शासन व्यवस्था है उसकी विशेषताएं और क्या क्या हो सकती है, ठीक है। तो उसकी विशेषताएं और क्या हो सकती है, नंबर 1 जो संघात्मक शासन प्रणाली है, तो संघात्मक शासन प्रणाली दोहरी नागरिकता यहाँ पर होती है, ठीक है, दोहरी नागरिकता होती है, राज्य की नागरिकता होती है, पूरे भारत देश की भी नागरिकता होती है व्यक्ति के पास। अगर राज्य की बात करें तो राज्य की नागरिकता हमको है और देश की बात करें तो देश की भी नागरिकता है, ठीक है। लोग अपने देश तथा अपने अपने राज्यों के नागरिक होते हैं। केवल भारत में एक ऐसी नागरिकता है, केवल भारत में एक ऐसी नागरिकता है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो हम राज्य के भी नागरिक हैं और किसके नागरिक हैं, भारत के भी नागरिक हैं। दूसरा है कि संघीय शासन व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य है नंबर 1 देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना, ठीक है, देश में क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना। ये भी एक विशेषता हो गई किसकी, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में। तीसरा हो गया संघीय शासन व्यवस्था में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, ठीक है, और इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, तथा दूसरी सरकार जो होती है वो राज्य स्तर की सरकारें होती है जो राज्य के कामों का संचालन करती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, क्योंकि हम राज्य के हैं तो राज्य की सरकार शासन कर रही है और देश के है तो देश की सरकार भी शासन कर रही है। तो वही लिखा है कि अलग अलग स्तर की, वही कहा गया है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, किंतु कानून बनाने, कर वसूल करने और प्रशासन का उनका अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। संविधान में मौलिक अधिकारों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकार होते हैं उसको कभी भी कोई भी किसी एक राज्य की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है, ठीक है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से होते हैं, केंद्र सरकार की सहमति से और राज्य सरकार की सहमति से। न्यायालय को इस संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। जो न्यायालय होता है वो ही सरकारों की जो सरकारें होती हैं उनका जो व्याख्या करने का अधिकार किसको होता है, सर्वोच्च न्यायालय को। एक उच्च न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय, इसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, वही अधिकारों की व्याख्या कर सकता है, राज्यों की सरकारों की और केंद्र की सरकारों की। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर किसी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है तो हमेशा उसका निपटारा जो करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। और वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व की अलग अलग व्यवस्था निर्धारित की गई है कि इस क्षेत्र में आप वसूल कर सकते हैं कर और इस क्षेत्र में आप, तो कर के भी अलग अलग क्षेत्र होते हैं। केंद्र सरकार के कर के अलग क्षेत्र होते हैं, राज्य सरकार के कर के अलग क्षेत्र होते हैं, और अपने मामले में वित्तीय मामले में दोनों स्वतंत्र होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ये हो गया आपका भारतीय संविधान व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। ओके।